नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम की किसान भाइयों एक खासियत रही है कि वह हमेशा आपको नई जानकारियां देता है और आज एक नई जानकारी के साथ फिर हम प्रस्तुत हैं इस कार्यक्रम को लेकर। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। पपीते का पौधरोपण, लौकी की फसल में पादप नियंत्रण, बकरी पालन लाभकारी व्यवसाय, सघन कपास विकास कार्यक्रम योजना, रिवर्सिबल प्लाऊ। पपीते के पौधों को खेत में रोपने के पहले खेती की तैयारी कर लें। इसके लिए 45 सेंटीमीटर गहरे 45 सेंटीमीटर चौड़े गड्ढे पौधे लगाने से पहले खोद लें। 10 से 15 दिन पहले खोद लेना चाहिए इन गड्ढों को। गड्ढे से गड्ढे की दूरी 2 मीटर रखें। इन गड्ढों से निकलने वाली मिट्टी में 20 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, सबको मिलाकर 25 ग्राम चूर्ण प्रत्येक गड्ढे में डालना आवश्यक है। जब गड्ढे 15 सेंटीमीटर भर जाएं तो एक गड्ढे में 2 पौधे लगाएं। फूल आने पर एक पौधे को निकाल देना चाहिए। लौकी की फसल में नर व मादा फूल एक ही पौधे में लगते हैं, जिसमें नर पुष्प पर फल नहीं लगते, मादा पर फल लगते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया गया है। ट्राइआयोडोबेंजोइक एसिड के 50 पीएम यानी कि 2.5 ग्राम दवा 50 लीटर पानी में घोल बनाकर लौकी की पौध पर 2 से 4 पत्तियों की अवस्था पर छिड़क दिया जाए तो मादा फूलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। कभी कभी पौधों का अधिक खाद मिलने से उनकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक हो जाती है, जिससे कारण पौधों में फूल व फल आना कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में 1 मिलीलीटर प्लेनोफिक्स दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर घोल का छिड़काव करने से अच्छे फूल आते हैं। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। निर्धन की कामधेनु कही जाने वाली बकरी का अगर व्यवसाय की दृष्टि से पालन किया जाए तो बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। बकरी कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। बकरियां हर मौसम में आसानी से ढल जाती हैं। साथ ही इनकी उत्पादन क्षमता दूध व मलमूत्र से प्राप्त जैविक खाद अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं। बकरियां साधारण घरों में रहकर पल सकती हैं, अन्य पशुओं की अपेक्षा कम बीमार होती हैं। प्रत्येक निर्धन व्यक्ति भी खाली पड़े खेतों में बकरियों का पालन कर सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से बकरी पालन हेतु कुछ नस्लें ऐसी हैं जिन्हें पालकर अत्यधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, जैसे जमुनापारी, बर्बरी, मारवाड़ी, कश्मीरी, मेवाड़, बकरी, मेहराना नस्ल, सिरोही नस्ल प्रमुख हैं। प्रदेश में कपास के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कपास उत्पादक 14 जिलों धार, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, झाबुआ, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, बैतूल, सीहोर, छिंदवाड़ा, बड़वानी, हरदा और देवास में ये योजना संचालित है। इस योजना के पात्र अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत श्रेणी तथा सामान्य वर्ग के कृषकों का चयन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत उन्नत बीज, स्प्रिंकलर, सीड ड्रिप सिंचाई, फोरमैन ट्रैप, पौध संरक्षण यंत्र तथा बीजोपचार व बायो एजेंट्स के लिए निर्धारित कीमत के 50% तक अथवा खेत के क्षेत्रफल के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, खेत पाठशाला और कीट व्याधि सर्वेक्षण आदि की व्यवस्था भी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में मोल्ड बोर्ड रिवर्सिबल प्लाऊ यंत्र से 12-15 इंच गहरी जुताई की जाती है, जिसमें खेत में खरपतवार एवं हानिकारक कीट इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। खेत में नाली नहीं बनने से खेत समतल रहता है तथा गहरी जुताई से जमीन में साधारण शक्ति बढ़ जाती है, साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे भिंडी, बरबटी एवं मिर्ची एवं बैगन की फसल में कीट व्याधियों का निरीक्षण करते रहें एवं आवश्यकता होने पर अनुशंसित कीट एवं कवकनाशकों का उपयोग करें। आम एवं फलदार वृक्षों में फल की अवस्था में रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। इनकी रोकथाम हेतु सर्वांगीण कीटनाशक जैसे रोगोर, मेटासिस्टोक्स 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव खुले मौसम में करें। और अब आप देखिए मंडी भाव और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबी की फसल का समय समाप्त होने पर है और जायद की फसल अब शुरू होने वाली है। ऐसे में आपको विभिन्न प्रकार की रखरखाव और जानकारियां देना हमारे इस कार्यक्रम में ज़रूरी है। हमारे साथ आज विशेषज्ञ संजीव वर्मा जी उपस्थित हैं जो आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां देंगे। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, रबी का मौसम लगभग समाप्ति की स्थिति पर है। जायद की मौसम की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे कुछ किसान भाई खरीफ की तैयारियां भी आरंभ कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सामयिक विषयों पर कि इस समय हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो हम आज चर्चा करेंगे किसान भाई जो खास करके गेहूं के कृषक हैं, गेहूं उत्पादक कृषक हैं, उनको अपनी फसल की कटाई समय रहते बिल्कुल शीघ्र कर लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार मौसम में बदलाव हो रहा है और बीच में बारिश हो जा रही है। तो जो फसल पक के तैयार है, सबसे पहले आप उसकी कटाई का कार्य पूर्ण करें। इसके बाद बात आती है गहाई और भंडारण की। इसी प्रकार चने की कटाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और हमारे चना उत्पादक जो कृषक हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो चने की फसल आपने कटाई का कार्य किया हुआ है उसमें नमी प्रतिशत जब 8 से 9% आ जाए तभी उसको भंडारित करें, अच्छे से उसको खलिहान में सुखा लें। इसी प्रकार से गेहूं में 10% तक का नमी प्रतिशत रहे तभी उसको भंडारण का कार्य करना है। भंडारण के पूर्व हमारे जो भंडार गृह हैं उनको ठीक से सफाई का कार्य कर लें। सफाई के उपरांत काली पॉलीथीन, पुरानी पद्धति से यदि भंडारण कर रहे हैं आप तो उनमें एक काली पॉलीथीन बिछा लें और उसमें भंडारण करें। यदि आप पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है और पुराने भंडार गृह हैं तो आप वहाँ पर सबसे पहले स्प्रे करना पड़ेगा ताकि उसमें दीमक आदि नहीं लगें। इसके लिए एक स्प्रे आप जो है क्लोरोपाइरीफॉस का दीवालों पर अवश्य कर दें और ज़मीन पर अवश्य कर दें। इसके बाद काली पॉलीथीन बिछा करके उसमें भंडारण करें। खासी जो परंपरागत पद्धतियों से जहाँ भंडारण करते हैं, नीम की पत्तियों को अपने गेहूं में या चने में अवश्य नीचे की एक परत बिछा दें और फिर उसके बाद अनाज का भंडारण करें। नमी के प्रतिशत का जैसा बताया देखने के लिए सामान्य विधि है, दांतों के नीचे दाने को दबा करके देखें। कट की आवाज़ यदि आती है तो आपके जो अनाज में नमी प्रतिशत ठीक है, अर्थात हम इसको भंडारण कर सकते हैं। अब बात आती है जो कटाई के उपरांत हमारे किसान भाई आमतौर पे खेतों में नरवाई जला देते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यहाँ कहना चाहूँगा कि गेहूँ कटाई के उपरांत अपने खेतों की नरवाई बिल्कुल न जलाएँ और उस नरवाई को आप अपने खेतों में कल्टीवेटर चला करके, डिस्क हैरो चला करके, रोटावेटर चला करके खेतों में ठीक से मिला दें। और यदि पानी की व्यवस्था है तो एक सिंचाई उसमें करने से वो नमी में वहीं सड़ जाएगी नरवाई और वो आपके अगली फसल में रेसिड्यू के रूप में काम करेगी। देखिए किसान भाइयों, आमतौर पे हम लोग देखते हैं लगातार खेतों में आग लगा रहे हैं, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, साथ ही साथ कठोर होती जा रही है। हम लोग जो भी आग लगाने का कार्य करते हैं खेतों में, मिट्टी कठोर हो जाती है और उसके जो छोटे छोटे जीवाश्म हैं, खास करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो नष्ट हो जाते हैं जो मिट्टी की ऊपरी सतह पर रहते हैं। साथ ही साथ हमारे मित्र कीट हैं, केंचुए हैं, ये भी जल करके नष्ट हो जाते हैं। हालांकि कुछ केंचुए नीचे सतहों पर चले जाते हैं, परंतु अभी जो अच्छी उन्नत स्पीसीज़ हैं वो ज़मीन की ऊपरी सतहों पर रहते हैं और वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो हमें खेतों में आग नहीं लगाना है कटाई के उपरांत। हो सके तो एक्स्ट्रा रीपर नामक जो यंत्र है उससे भूसा बना लें। भूसे की भी काफ़ी कमी हमारे क्षेत्रों में हो रही है पशुओं के लिए, तो वो चारे का काम करेगा। तो आप उसका भूसा बना लें एक्स्ट्रा रीपर से और उन खेतों में आग ना लगाएं और कल्टीवेटर चला करके मिट्टी में मिला दें।
अब बात आती है कि जो किसान भाई हमारे जायद की तैयारियां कर रहे हैं, जायद के मौसम में हमारे कुछ किसान भाई ग्रीष्मकालीन मक्का की बुवाई भी करते हैं, कुछ किसान भाई मूंग की बुवाई भी करते हैं। तो अपने खेतों में इस समय रहते बिल्कुल तत्काल जो है मूंग की बुआई करें। अब समय ज़्यादा नहीं है, अर्थात हमें शीघ्र अतिशीघ्र मूंग की बुआई का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ उन्नत किस्में मूंग की आपको बता दूं किसान भाई, जो कि आप इस समय लगा सकते हैं। कम अवधि की भी हैं, हम 12 है, हम 16 है, इसके अलावा PDM 139 है, PDM 139 जिसको सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन किस्मों को हमारे किसान भाई ग्रीष्मकालीन मूंग के रूप में लगा सकते हैं। और साथ ही साथ मक्का में कंचन और कृष्णा किस्में हैं, ये हमारे किसान भाई लगा सकते हैं ग्रीष्मकालीन मक्का में। इनको लगा करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है जो हमारे अन्य उद्यानिकी सब्जियां भाजी लगा रखी हैं हमारे किसान भाई में, उसमें प्रबंधन की। क्योंकि ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां हमारे किसान भाइयों ने लगा रखी, खास करके कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं इस समय, और उनमें कई समस्याएं आती हैं और हमारे किसान भाई उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो सबसे प्रमुख जो कद्दू वर्गीय फसलों में जो समस्या आती है किसान भाइयों, वो है कद्दू का लाल कीड़ा या लाल भृंग। इसको हम रेड पम्पकिन बीटल के नाम से जानते हैं। तो इसके कुछ प्रबंधकीय उपाय हैं। हमारे किसान भाई सुबह और शाम अपने खेतों का निरीक्षण करें और वहाँ पर देखें यदि लाल कीड़ा उड़ते हुए दिख रहा है तो उसको हाथों से पकड़ करके आप नष्ट कर दें, या मिट्टी कैरोसिन एक प्लेट में या कटोरी में कैरोसिन ले लें, उसमें डुबाते जाएं। तो ये जो बहुत ज़्यादा तादाद में भृंग नहीं होते हैं, यदि चल फिर कर भी देखेंगे तो कुछ तादाद में होते हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। इनकी जो अगली अवस्था होती है वो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, मेगट के रूप में जो कार्य करती है, और वो हमारी जो फसलों के जो छेद करके इल्लियाँ बनती हैं तो वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगली अवस्था से आने के पूर्व ही हमें इन्हें यदि वयस्क अवस्था में ही नष्ट कर देंगे तो इसकी अगली पीढ़ी नहीं होगी। तो इन जो सब्जी उत्पादक खास करके कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए उद्यानिकी के हमारे जो कृषक हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ग्रीष्मकालीन एक हल्की जुताई अपने उद्यानों में अवश्य कर दें और सफाई का कार्य कर लें, थाले बना दें, क्योंकि ग्रीष्मकाल में पानी की आवश्यकता ज़्यादा लगती है। यदि आपने ड्रिप लगा रखे हैं तो उनके ड्रिपर्स साफ़ कर लें और आपके पौधों की उम्र के अनुसार उनको सिंचाई देनी है, अर्थात आपके पौधे की जितनी उम्र है उसी के अनुसार उसको उतने लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये व्यवस्था भी आप कर लें। बहाव पद्धति से यदि करते हैं तो थालों में सिंचाई देना उपयुक्त होता है, तो इस तरह से भी कार्य कर सकते हैं। तो हमारी जो सामयिक जो किसान भाइयों से हम आज चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे पहली बात है हमारे जो गहाई अतिशीघ्र करके उपयुक्त नमी पे ही अपनी फसलों का भंडारण कार्य करें, भंडार गृहों की सफाई करके और उनमें उपयुक्त दवा का छिड़काव करके उनमें भंडारण करें। साथ ही जो उद्यानिकी और सब्जी उत्पादकों को जो बातें हमने बताई हैं जो सामयिक हैं, हमारे किसान भाई उन चीज़ों को भी अपना करके आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको अच्छा मार्केट प्राइस भी मिलता है। यदि उनकी फसलें नुकसान नहीं होती, डैमेज नहीं होती, तो उनको आर्थिक लाभ के साथ साथ मार्केट प्राइस भी अच्छा मिलता है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाइयों, जैसा कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेहतर उत्पादन के लिए एक बहुत स्वस्थ पौधों की ज़रूरत होती है और स्वस्थ पौधे ही बेहतर उत्पादन दे सकते हैं। आपको उद्यानिकी क्षेत्र में किस तरह से रखरखाव करना चाहिए, समसामयिक कार्यों में किस तरह से जानकारी लेते रहना चाहिए, इसके लिए समय समय पर हम कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत करते हैं। आज हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं श्री विवेक गुमास्ता जी, जो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह की रखरखाव करना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। मैं विवेक गुमास्ता, सीनियर रिसर्च फेलो, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में पदस्थ हूँ।
आज कृषक भाइयों बहनों, मैं आपको नर्सरी उत्पादन तकनीक के विषय में जानकारी दूंगा। इसमें प्रथम बात में आप जानते ही हैं कि हमें अगर हमें अधिक उपज लेना, अधिक उत्पादन लेने के लिए और ज़्यादा पैदावार के लिए हमें एक स्वस्थ नर्सरी की आवश्यकता, पौध की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर हम ये जानते हैं कि जैसे भिंडी हुई, लौकी हुई और जो फ्रेंच बीन हुई, राजमा जिसको कहते हैं, और ग्वारफली, ये सब हम बीज के द्वारा सीधे खेत में बोनी करके बोते हैं। और अन्य जो सब्जियां होती हैं जैसे कि टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी कुल की जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि ब्रोकली, अभी आप जानते हैं शहरों में खासतौर पे ब्रोकली, रेड कैबेज, इस तरह की सब्जियों के लिए हम इनको ट्रांसप्लांट, इनको पौध तैयार करके हम करा जाता है। सबसे पहली बात हम इसमें देखेंगे कि जब हम नर्सरी, मान लीजिए हम खेत में हम अगर तैयार करना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए हमको लगभग मोटा 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए नर्सरी के लिए, खासतौर पे बैंगन, मिर्च और टमाटर वगैरह के लिए अगर हम करते हैं। प्याज के केस में हमें प्याज के लिए 500 स्क्वायर मीटर का क्षेत्रफल हमें रखना पड़ेगा नर्सरी के लिए। और स्थल जो हमारा होगा वो थोड़ा उठा हुआ होगा। खरीफ के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ विशेषकर कि खरीफ में हम जब नर्सरी बेड तैयार करेंगे तो वो थोड़ा सा रेज्ड उठा हुआ होगा, 15 से 20 सेंटीमीटर करीब कह सकते हैं। और उसके जो डायमेंशन है आप उसको 10 मीटर तक उसको रख सकते हैं और चौड़ाई 1 मीटर रखेंगे उसकी, और 15 से 20 सेंटीमीटर वो उठा हुआ रहेगा, ताकि हमें उद्देश्य ये है हमारा कि नर्सरी में जो हम लगा रहे हैं पौध वो ख़राब ना हो, उसमें पदगलन ना हो, रॉटिंग की समस्या ना आए, जिससे कि अधिक पानी से ये समस्या आती है। दूसरा, अगर हम खरीफ में जब जाएंगे तो ये थोड़ा सा समतल रखेंगे नर्सरी को हम। अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यारियों का डायमेंशन अभी मैंने आपको बताया। नर्सरी जो है, हाँ, अभी इस समय मई जून में हमारी नर्सरी हमें ये तैयार करना है सभी के लिए, जितने भी जो मैंने बताया टमाटर, गोभी और टमाटर, मिर्ची और बैंगन, इसके लिए। गोभी के लिए हम थोड़ा सा स्विच करें, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, जुलाई तक हम जाएंगे गोभी वर्गीय फसलों के लिए नर्सरी करेंगे हम। और इसके लिए किस्मों का चयन का हमें ध्यान रखना होगा कि हम उन्नत किस्म की, अगर हम चयन कर रहे हैं उन्नत किस्म का, अगर हम बीज ले रहे हैं या संकर किस्म का हम ले रहे हैं हाइब्रिड, दोनों में फ़र्क है। उन्नत किस्म में थोड़ा सा बीज ज़्यादा लगेगा, संकर में हमारा बीज सीड रेट काफ़ी कम हो जाता है। जैसे टमाटर में हम 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर हम लेते हैं, टमाटर में, बैंगन में हम ये 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर हमको सीड रेट लगता है। अगर, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि एक तो रेस्ड बेड की जो तकनीक है, इसके अलावा प्रो ट्रे के माध्यम से आजकल जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है कृषि में, प्रो ट्रे अलग अलग साइजेस में भी उपलब्ध हैं, 20 से लेकर के 100 शेल्स तक की, मतलब खंड वाली आती हैं ट्रे। इनमें भी बहुत अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। और ख़ासतौर पर संकर बीजों का, क्योंकि वो महंगे आते हैं और उनका हम समुचित उपयोग कर सकें, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। जिसके अंतर्गत, जिसमें जो माध्यम लगता है उपयोग करते हैं वो होता है आपका कोकोपिट, परलाइट और वर्मिकुलाइट, ये 3 चीज़ें उसमें हमें लगेंगी। लगभग एक ट्रे को भरने के लिए हमें 1.5 किलो करीब उसका मटेरियल की आवश्यकता होती है। इनका अनुपात रहेगा 3:1:1। कोकोपिट 3 अगर आप किलो लेते हैं और वर्मिकुलाइट 1 किलो लेते हैं और परलाइट 1 किलो लेते हैं, तीनों का मिश्रण करके बनाते हैं। इसका तरीका ये है बनाने का कि कोकोपिट ये सिल्ली के रूप में, ईंट के रूप में आता है, ये नारियल के रेशे से बनाया जाता है। इसको पानी में आप रात भर गला दें, सुबह आप इसको निकाल करके इसमें आप वर्मिकुलाइट और परलाइट का मिश्रण मिला दें और इनको इन ट्रेज में भर देते हैं। और इसके बाद इसमें बीज को हल्के हाथ से प्रेस करते हुए बीज डालते चले जाते हैं। खासतौर पर टमाटर का, जैसे मैंने बताया, मिर्ची, शिमला मिर्च और इन सभी का आप इसमें कर सकते हैं अलग अलग आकार में। गोभी कुल में ये थोड़ी अलग आकार की आएंगी, ये थोड़ी उठी हुई रहेंगी गोभी, क्योंकि उसकी जड़ें थोड़ी ज़्यादा फैलती हैं गोभी में, और टमाटर और बैंगन वगैरह में सीधी जड़ नीचे जाती है। इसके साथ ही साथ एक तो ये हम प्रो ट्रेज के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रो ट्रेज में अगर हम नर्सरी लगाते हैं तो इसमें बहुत सारी हमको सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन, हमें आवागमन के लिए सुविधा है। किसान भाई इसको गांव में गांव में लगा करके आप इसको सेल भी कर सकते हैं। नर्सरी उत्पादन, जो बड़े कृषक हैं वो भी इसको कर सकते हैं। गांव में आप नर्सरी लगा करके सब्जी की अच्छी उन्नत पौध तैयार करके आप इसको अन्य जगहों पर आप बेच भी सकते हैं। इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। इसके साथ ही साथ हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि हम
उपचार को भी ध्यान रखें कि हम जब हम बीज लेकर के आएँ, यदि हम अच्छा बीज लेकर के आ रहे हैं, बीज हमेशा पैक्ड लाएं, अच्छी कंपनी का लाएं, एक्सपायरी डेट देख करके लाएं। और ज़्यादातर तो कंपनीज आजकल ट्रीटेड सीड ही देती हैं, ट्रीटेड सीड ही मार्केट में आता है पैक्ड वाला। बट जो किसान खुला अगर लाते हैं बीज, तो उसको थायरम या बेविस्टीन या ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से ट्रीटेड कर सकते हैं। और अगर हम रासायनिक करते हैं तो 2 से 3 ग्राम थायरम या बेविस्टीन से उपचार करके भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि यहाँ जो बताई गई जानकारी से आप बेहतर नर्सरी उत्पादन करेंगे और कृषि में लगने वाली लागत को हम कम कर सकेंगे और उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, आपको हमारा यह अंक कैसा लगा, इसकी जानकारी हमें भी चाहिए। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, अब सानी साहरनिक को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।